गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डॉट नेट टेक्नोलॉजी के जो हम सॉल्यूशन कर रहे थे 2019 के पेपर का, उसके हम सेकेंड पार्ट में आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो उसका फर्स्ट है, एरे क्या है, मेमोरी आवंटन आरेख द्वारा समझाइए। मीन्स आपको जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है एरे का, उसके बारे में आपको बताना है कि आप जब भी एरे डिक्लेयर करते हैं तो आपके मेमोरी में वो वैल्यू की जाके कैसे स्टोर होती है। तो जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखने से पहले हमें थोड़ा पहले एरे के बारे में पता होना चाहिए। एरे क्या होता है? तो एरे फिक्स साइज़ के एलिमेंट को स्टोर करने का एक तरीका होता है। ये एलिमेंट समान डेटा टाइप के होते हैं। मीन्स अगर आपने इंटीजर ए 10 डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे 10 एलिमेंट वो पूरे इंटीजर टाइप के होंगे। अदर वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं एरे सेम डेटा टाइप के वेरिएबल का कलेक्शन होता है। ये मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। तो आपके जो एरे हैं वो आपके 1 डायमेंशनल हो सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं, और इसके अलावा आपके जैक्ड एरे एक यहाँ पे डॉट नेट टेक्नोलॉजी में और होते हैं। जो डॉट नेट टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है जैक्ड एरे। इसके अलावा हम बात करें तो जो इनका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब भी आप एरे डिक्लेयर करते हैं, जैसे आपने इंटीजर एरे 10 डिक्लेयर किया, तो क्योंकि डॉट नेट के अंदर जो इंटीजर की साइज़ है वो 4 बाइट होती है, तो इसको बेस एड्रेस जैसे आपने 1000 डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसका बेस एड्रेस है वो 1000 है। और 1000 है तो जो पहला एलिमेंट है एरे 0 वो 10,000 लोकेशन के ऊपर स्टोर हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट आपका 4 बाइट का छोड़ के, मीन्स क्योंकि आपका फर्स्ट एलिमेंट की साइज़ 4 बाइट है, तो सेकेंड एलिमेंट का जो लोकेशन स्टार्ट होगी वो आपकी 10,004 पे स्टार्ट होगी। ऐसे करते करते आपका जो n-1 तक चलेगा। मीन्स अगर आपके एरे के अंदर 10 एलिमेंट है तो 10 - 1 मतलब 9, एरे 9 तक इसकी लोकेशन आपकी स्टोर होगी। तो ये आपका बेसिकली जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एग्जांपल में इसको पढ़ सकते हैं हम। माना एक एरे दिया गया है जिसका नाम एरे है और वह इंटीजर टाइप का है, मतलब उसके इंटीजर टाइप का डेटा है, और एरे की साइज़ n है, मीन्स उसे n एलिमेंट है। तो एरे का बेस एड्रेस जो कि 10,000 माना हुआ है वो मेमोरी के A0 के प्रथम एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो हम अगर उसके बेस एड्रेस की बात करें तो बेस एड्रेस जहाँ पे A0 को पॉइंट करेगा वो आपका बेस एड्रेस होगा। चूँकि VB.NET में इंटीजर 4 बाइट का होता है तो एरे को द्वितीय एलिमेंट 10,004 पर होगा। इसके अलावा हम थोड़ा इंपॉर्टेंट बात ये और याद रखनी है, जैसे आपसे पूछा जाए कि एरे के अंदर 5 एलिमेंट हैं तो उसकी साइज़ क्या होगी, तो आपको 5 एलिमेंट इंटीजर साइज़ के हैं तो 5 × 4 मतलब 20 बाइट की उसकी साइज़ होगी। इसके बाद में जो अगला है वो है मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे में क्या होगा कि कई सारी डायमेंशन होगी। तो आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, अपन 2 डायमेंशन का यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है। 10,000 बेस एड्रेस है, उस पर 10 एलिमेंट है, तो जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इंटीजर एरे 0 होगा। इसको अपन मैट्रिक्स से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। जब भी मल्टी डायमेंशन एरे होते हैं तो उसको मैट्रिक्स से शो करते हैं। तो सेकंड एलिमेंट वैसे आपका 10,004 पे होगा, थर्ड 10,008 पे होगा। तो उनकी जो साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं रो बाई कॉलम से चलती है। तो पहले आपके 0 रो 0 कॉलम, दूसरा आपका 0 रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड आपका हो गया 0 रो सेकेंड कॉलम। वैसे बाद में क्या होगा, फर्स्ट रो 0 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो 0 एलिमेंट, ऐसे ही आपका इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम में आपका किसी एक पूर्णांक मीन्स इंटीजर नंबर के फैक्टोरियल की गणना हेतु VB.NET में प्रोग्राम लिखिए। तो विजुअल बेसिक .NET के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि VB.NET के अंदर अपन विंडो एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। कंसोल एप्लीकेशन मीन्स आपका जो भी प्रोग्राम होगा उसको आप कंसोल पे ले जाकर रन कराएंगे। विंडोज़ एप्लीकेशन में आपका क्या होगा, जो प्रोग्राम होगा वो आप प्री डिफाइंड आपके विंडो फॉर्म के अंदर अपन लोग उसको बनाएंगे। तो अपन जो यहाँ पे बात करेंगे प्रोग्राम की, वो कंसोल एप्लीकेशन की बात करेंगे। एग्जाम में भी कंसोल एप्लीकेशन के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले पे फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल क्या होगा, n × n-1, n-2, n-3। जैसे 1 का फैक्टोरियल आपका हमेशा 1 होगा, तो 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका 6 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसका फैक्टोरियल आपका 720 होगा। तो प्रोग्राम की बात करें हम यहाँ पे, तो प्रोग्राम जब भी आप यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे तो ऊपर जो भी क्लास है जो भी आपको पहले डिक्लेयर होगी, आपको केवल वहाँ पे जाके कोडिंग करनी होती है। तो मॉड्यूल फैक्टोरियल फॉर लूप,
तो आपको फॉर लूप के अंदर ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम रन करवाना है। ये आपका प्री डिफाइन होता है वहाँ पे। सब मैन से आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है। डिम, जब भी हम यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए हमें यहाँ पे डिम लगाना होता है, या हमें जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो डिम कीवर्ड यहाँ पे यूज़ लिया जाता है VB.NET में। डिम NIF एज इंटीजर, इनको अपन ने NIF को इंटीजर डिक्लेयर किया है। console.write, console.write यहाँ पे आपके आउटपुट देने के काम में आता है। एंटर ए नंबर, जैसे यहाँ पे प्रिंटअप सी लैंग्वेज में काम आता है, यहाँ पे console.write आता है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू सी इंट console.readline। अब यहाँ पे जो हमने देखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा कंसोल जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं हमें थोड़ा ये याद रखना है कि जब भी VB.NET के अंदर जो इनपुट होता है वो हमेशा स्ट्रिंग के रूप में लेता है। तो स्ट्रिंग के रूप से अपने इनपुट लिया है तो उसको अपन कन्वर्ट करेंगे इंटीजर टाइप में। तो यहाँ पे जो console.readline है, console.readline स्कैनअप की तरह कार्य करती है और वो आपका स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लेगी। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू सी इंट यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर टाइप के अंदर। जो हमने रीड लाइन से इनपुट ले रहे हैं उसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर के अंदर। f इक्वल्स टू 1, f की वैल्यू अपन ने फिक्स कर दी 1। इफ़ n इज़ लेस देन 0, अगर आपकी जो n आपने इनपुट करा है, जैसे मैंने n इनपुट करा है -2, देन console.writeline फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम एक मैसेज दे देंगे कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। एल्स इफ़ n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1, अगर आपके n की वैल्यू 0 या 1 है, मतलब कोई आपने एंटर करवा दिया फैक्टोरियल निकालने के लिए 0 या 1 का, देन console.writeline फैक्टोरियल ऑफ n डॉट टू स्ट्रिंग इज 1, तो इसका फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा वो आपका हमेशा स्ट्रिंग के अंदर आएगा, तो इसको हम फिर से वापस कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद में जो इसका एल्स है वापस रन होगा, 1 से लेके n तक चलेगा। मीन्स अब अपन यहाँ पे ये कंडीशन आ गई कि कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव ना हो और साथ में 0 या नहीं हो, मीन्स या तो 2 हो या 2 से ऊपर हो, तो f स्टार इक्वल्स टू i, मीन्स f की वैल्यू को अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं i के साथ ही। नेक्स्ट यहाँ पे अपन लोग काम में लेते हैं console.writeline फैक्टोरियल ऑफ प्लस n टू स्ट्रिंग इज f डॉट टू स्ट्रिंग। मीन्स आपका क्या होगा, जो लूप चल रहा है वो आपका टू स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फाइनल जो वैल्यू होगी फैक्टोरियल की वो ऐप के अंदर स्टोर हो जाएगी आपके। एंड इफ console.readline एंड सब और एंड मॉड्यूल, तो आप जब भी इसमें इनपुट दोगे तो सबसे पहले चेक करेगा इफ़ लूप यहाँ पे, इफ़ कंडीशन यहाँ पे, उसके बाद में इसके बाद में अपन देखेंगे कि अगर आपकी वैल्यू 2 या 2 से ऊपर है तो इसका फैक्टोरियल निकाल के उसके अंदर दे देगा। ये कंसोल एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखते हैं अपन, इंटरफेस और क्लास में अंतर क्या होता है। तो इंटरफेस एक जो हम काम में लेते हैं ज़्यादातर जो C++ है जो UPS के कंसेप्ट को फॉलो करती है, तो C++ में अपन देखते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को वो सपोर्ट करती है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपने .NET है, जावा है, इसमें क्या है कि वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, उसी जगह हम उसकी जगह यूज़ करते हैं इंटरफेस। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इंटरफेस में क्या हो, ये क्लास के बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है। क्लास ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट बिहेवियर का तरीका होता है। इंटरफेस केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही रखता है, तो जो मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा उसको इंटरफेस रखेगा। क्लास एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट दोनों मेथड को रखती है। इंटरफेस के सभी मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इंटरफेस के मेंबर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, जबकि क्लास के मेंबर आपके पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। इंटरफेस का कोई भी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, क्लास मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होता है। यह कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रखता है, इंटरफेस में किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं होता, जबकि क्लास में आपके कंस्ट्रक्टर होता है। इंटरफेस क्लास से इनहेरिट होते हैं। एक क्लास केवल एक क्लास से इनहेरिट होती है, लेकिन ये मल्टीपल इंटरफेस बना सकती है। तो इंटरफेस क्या होता है, आपकी एक क्लास से ही इनहेरिट हो सकती है, लेकिन क्लास एक क्लास से कई क्लास हम लोग बनाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड की, UPS की विशेषताओं को विस्तार समझाइए। देखिए जो UPS का कंसेप्ट है वो आपके जितनी भी लैंग्वेजेस C++ है, जावा है, VB.NET है, C# है, सब लोग सपोर्ट करती है। तो अगर क्वेश्चन में एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि UPS की विशेषताओं को विस्तार समझाइए, तो आप कोई से भी लैंग्वेज के यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि UPS के कंसेप्ट हमेशा आपके कॉमन होते हैं।
लेकिन अगर पर्टिकुलर VB.NET की बात करें तो VB.NET में उसके प्री डिफाइंड जो कीवर्ड है उसका भी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में यूज़ ले सकते हैं। तो VB.NEट सब प्रकार के उप कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। ये किसी भी प्रोग्राम को टुकड़ों में विभाजित कर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो सबसे जो अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो उसका मेन फोकस होता है आपका ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, आपका क्लास होता है। क्लास मुख्य रूप से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है जो कि ब्लूप्रिंट भी कहलाती है। समान प्रकार के ऑब्जेक्ट का समूह होता है। क्लास के बारे में हम लोगों ने खूब पढ़ा है, क्लास क्या होती है। दूसरा क्या होता है, हमेशा क्लास आपकी वर्चुअल होती है। क्लास को आप मतलब फिजिकली नहीं कर सकते। क्लास एक एट्रीब्यूट और बिहेवियर रखती है। तो इसके अंदर आपके एक तो मेंबर फंक्शन और मेंबर मेथड होते हैं मेथड और डेटा होते हैं। क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लास आपकी होती है एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी होती है। इसके बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी होती है। ये किसी व्यक्ति, स्थान, बैंक अकाउंट, किसी टेबल का डेटा इनको प्रदर्शित करता है। ये क्लास का इंस्टांट होती है। हमेशा क्लास का क्या होता है, इंस्टांट होता है, मतलब एक भाग होता है। प्रत्येक ऑब्जेक्ट डेटा रखता है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के मैसेज भेज के इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट फीचर है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जाता है। हम बिना ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को जाने उसको कार्य को करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम जैसे हम मोटरसाइकिल के शोरूम पे मोटरसाइकिल लेने जाते हैं और हम उनसे बोले कि भाई ये मोटरसाइकिल में गियर सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो गियर सिस्टम वो आपको बता देगा कि जैसे इसके अंदर आग फॉरवर्ड साइड में, बैकवर्ड साइड में आग दबाएंगे तो इसमें गियर लग जाएंगे। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन अपन उस चीज़ को कहेंगे कि अगर अपन बोले कि ये इंटरनली कैसे वर्किंग करना है तो हमें उस टाइम पे जस्ट ए यूज़र रहते हैं, हमें उसके लिए आवश्यकता उसकी नहीं होती है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। मीन्स आपकी केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शो करना होता है, बाकी जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है उनको शो करना नहीं जाता। इसके बाद में होता है एनकैप्सुलेशन। ये क्लास के डेटा को बाइंड रखने का कार्य करता है। ये क्लास के वेरिएबल और मेंबर फंक्शन की एक्सेसिबिलिटी को निर्धारित करता है। जैसे उस क्लास के डेटा मेंबर है वो कौन कौन एक्सेस करता है, ये आपके एनकैप्सुलेशन डिसाइड करता है। इनहेरिटेंस, इसे रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड भी कहा जाता है। VB.NET मल्टीपल इनहेरिटेंस को छोड़कर सब प्रकार की इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है जहाँ इंटरफेस का कंसेप्ट कार्य करता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है ये। इसके बाद में आता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब बोथ फॉर्म होता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म द्वारा मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग का कार्य भी करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग एक्जेक्टली इनहेरिटेंस का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग ये यहाँ पे इससे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आज यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंसेप्ट करे। थर्ड पार्ट के अंदर हम आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।